हमारा लेसन नंबर क्या रहेगा, थर्ड। ये जो कोर्स है ये सिर्फ कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स में ये इनकम टैक्स का टॉपिक नहीं आता, डिडक्शंस, ठीक है। सो अभी तक जो आपने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में सीखा है, आपने वो सीखा है कि डिडक्शंस होती क्या है, ये आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था। उसके बाद लेसन नंबर 2 में आपने पढ़ा कि लिस्ट ऑफ डिडक्शंस, कि हमें कौन कौन से डिडक्शंस के कंसेप्ट्स को पढ़ने हैं, ये हमने लेसन नंबर 2 में सीखा था। और आज हम अपने लेसन नंबर 3 में इसी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो कुछ लिस्ट में रह गए थे वो अब इस लेसन नंबर 3 में कंटिन्यू रहेंगे। और इसके बाद इस लेसन नंबर 3 में ही हम सेक्शन 80C को पढ़ेंगे कि 80C का सेक्शन कहता क्या है और कौन एलिजिबल है इस डिडक्शन को पाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा 9th पार्ट रहता था सेक्शन 80DD। 80DD किसके लिए होता है बेटा, डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए। डिडक्शन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। आपका कोई भी रिलेटिव जो आपके ऊपर डिपेंड है, दैट मीन्स वो खुद कुछ नहीं कमाता है, वो आपके ऊपर रहता है, आपकी कमाई पे, अर्निंग पे रहता है, तो डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप्ड है, उस हैंडीकैप्ड के लिए आप रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उसकी डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो भी आप रिहैबिलिटेशन में खर्चा लगा रहे हैं वो आपको सेक्शन 80DD में मिलेगा। उससे रिलेटेड जितना भी आपने खर्चा पे कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 80DD। 10th क्या बताता है, सेक्शन 80DD। यहाँ पे आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो। मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब मेडिकल खर्चा, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप किसी का, पर वो ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, तो खुद का या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव का, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंट रिलेटिव हैंडीकैप था, उसको पहले से बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट यहाँ बेटा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। और कोई भी आप खर्चा कर रहे हैं अगर अपने पे ऊपर या अपने रिलेटिव के ऊपर जो डिपेंडेंट है उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है उससे रिलेटेड रिगार्डिंग आपको डिडक्शन का अमाउंट मिल जाएगा। हो सकता है पूरा अमाउंट मिल जाए या हो सकता है कुछ पोर्शन ही मिले, ठीक है। तो सेक्शन 80DD में मिलेगा। और सेक्शन 80U क्या बोलता है, फिजिकल डिसेबिलिटी, डिडक्शन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। बेटा यहाँ पे आप खुद कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हो और आप अपने लिए खुद के लिए कोई मेडिकल खर्चा कर रहे हो अपनी डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए, तो वहां पे जो आप पेमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आपको हो सकता है आपको हियरिंग में प्रॉब्लम हो, आपके कान ही खराब है बिल्कुल, या आप बिल्कुल ही ब्लाइंड हो, आप अपनी ब्लाइंडिंग की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो, या आपका मेंटल डिसबैलेंस है, आप अपने माइंड के ऊपर मेडिकल खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे वो पर्सन अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो भी खर्चा करता है उससे रिगार्डिंग डिडक्शन है। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट 12th पार्ट क्या कहता है, सेक्शन 80G। 80G बेटा इससे रिलेटेड होती है कि आप डोनेशंस करते हैं। ये जो डोनेशंस होंगी वो आपकी सोशल कॉजेस के लिए होती हैं, जैसे किसी सिटी में ड्रॉट आ गया, ठीक है, या अर्थक्विक सिचुएशन आ गई, आपने ड्रॉट रिलीफ फंड में पैसा डिपॉजिट करा है, या आपने फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी ये इवेंट्स होते हैं उनमें पैसा डिपॉजिट करा है, जहां पे आप डोनेशंस देते हैं, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारे को बनाने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या इनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने पैसा डाला है, तो वो डोनेशंस के रिगार्डिंग जितना भी पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हो उससे रिलेटेड आपको डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 80G। और सेक्शन 80DTB क्या बताता है, इंटरेस्ट इनकम, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन्स। जब आप अपने सीनियर सिटीजन्स जब अपने सेविंग स्कीम्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं या कुछ भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पे जो वो इंटरेस्ट कमाते हैं उस इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलती है बेटा, डिडक्शन मिलती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इन सारे सेक्शंस पे फोकस करूंगी, बाद में जब हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा उसके बाद मैं और ऐसे सेक्शंस लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन किससे डील करता है। समझ आया, ठीक है जी। ये सेक्शंस के नाम याद रखने हैं और इन सेक्शंस के कंसेप्ट क्या बोलते हैं वो याद रखना है। तो याद करने का क्या तरीका है, अपनी नोटबुक ओपन करो, पहले डिडक्शंस लिखो होती क्या है, डिडक्शंस के लिखने के बाद लिखो लिस्ट ऑफ डिडक्शंस। सेक्शन 80C, पहला सेक्शन 80C है, वो किसके साथ मैच करोगे वो लिखो। फिर सेक्शन 80CCD या फिर सेक्शन 80CCC, फिर सेक्शन 80D किससे मैच करता है, फिर DDB किससे मैच करता है, फिर 80E किससे मैच करता है, 80G, फिर 80GGA। ये सारे सेक्शंस एक साइड लिखो और उनके राइट साइड में क्या लिखोगे, उनके कंसेप्ट, कि ये सेक्शन इससे मैच करता है, ये सेक्शन ये बताता है, ये सेक्शन ये बताता है। ये पेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब एक सेक्शन उठाओ 80C, उसको एक्सप्लेनेशन रखो। बात समझ आ रही कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या बता रहा है, व्हाट इज सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट होता है बेटा किससे, 80C सेक्शन से।
Section 80C is an income tax deduction which helps to reduce the tax outgo. ऑब्वियस ही बात है, जो आपका सेक्शन 80C है वो एक डिडक्शन है, और डिडक्शन हमें क्या हेल्प करती है कि हमारे टैक्सेबल इनकम को कम करती है, तो टैक्स के को रिड्यूस कर देती है. It covers specified investment and payment option which can reduce your taxable income up to rupees 1.5 lakh. This is the most important line. सेक्शन 80C में आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स करते हो, पेमेंट्स करते हो, बट ये जो इन्वेस्टमेंट्स और जो पेमेंट ऑप्शंस हैं ये आपकी टैक्सेबल की इनकम को कहाँ तक रिड्यूस कर सकता है? 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक आपको डिडक्शन प्रोवाइड करा सकता है. इसका मतलब है अगर मुझे कोई भी एक ऐसी लाइन आ जाती है कि सेक्शन 80C में जो डिडक्शन है वो कितने अमाउंट की मिल सकती है? अप टू रुपीज 1,50,000, 1,50,000 तक मिल सकती है. बात समझ आई? ठीक है जी. Although the deduction is claimed at the time of filing your income tax return, the investment is required to be made during the relevant financial year. जो डिडक्शन आपको क्लेम करनी है वो तब क्लेम करेंगे जब आप ITR का फॉर्म फिल करेंगे. मैंने आपको लेसन नंबर 1 में भी सिखाया था कि जब हम डिडक्शन को अवेल, ऐसे कंट्री में बिलियंस लोग हैं, ट्रिलियंस लोग हैं, तो क्या गवर्नमेंट यही याद रखेगी अच्छा मिस्टर ए ने ना इस इन्वेस्टमेंट करी थी तो मिस्टर ए को ये डिडक्शन की मिलना चाहिए, मिस्टर बी ने ना इधर इन्वेस्टमेंट करी थी तो इसको इधर की डिडक्शन मिलनी चाहिए? नहीं, ये गवर्नमेंट याद नहीं रखती. गवर्नमेंट कहती है आप अपना जब फॉर्म फिल करेंगे आपको अपनी सारी इनकम बतानी है, आपने टोटल इतना कमाया, इस टोटल कमाई से आपने करा क्या. अच्छा, इस टोटल कमाई से आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 6 लाख रुपए का आपने घर खरीदा, या कहीं पर भी आपने इस पैसे को लगाया, तो आपको ये सब बताना है. गवर्नमेंट कहती है अच्छा 5 लाख आपने इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे आपने? सेविंग अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा, सुकन्या स्कीम में पैसा डाला, अच्छा आपने ये स्कीम्स में पैसा लगाया, सुकन्या स्कीम में लगाया, तो बेटा आपको 80C की डिडक्शन मिल जाती है. अब गवर्नमेंट कहती है आपने सुकन्या स्कीम में तो 2.5 लाख डाल दिया, पर गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है? 80C के सेक्शन में आपको मैक्सिमम अमाउंट की कितने की डिडक्शन मिलेगी? 1.5 लाख की. तो सुकन्या स्कीम में डालने के लिए उसको कितने की डिडक्शन मिल गई? 1.5 लाख. समझ आया? फिर उसने बोला मैंने ना सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रखा था, तो गवर्नमेंट ने देखा इसने 1 साल में इतना पैसा डिपॉजिट किया है, तो उसको इंटरेस्ट कितना कमाई हुआ? इतना इंटरेस्ट कमाई हुआ, तो ये उसको इतना टैक्स हट गया, डिडक्शन मिल गई उसको इस सेक्शन में. फिर उसने गवर्नमेंट ने देखा कि इसकी लिस्ट में ना हाउस रेंट अलाउंस इसको मिल नहीं रहा, बट ये हाउस रेंट पे कर रहा है, तो इसको डिडक्शन दो क्योंकि ये हाउस रेंट पे कर रहा है. तो ऐसे जब आप कंप्यूटर वाइज फिल करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिडक्शंस कैलकुलेट करके आ जाते हैं बेटा. ठीक है, तो डिडक्शन तभी क्लेम होती है जब आप ITR का फॉर्म फिल करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट आपने बनाई हुई है ये उसी फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स पे करने जा रहे हैं अपनी असेसमेंट ईयर में. बात समझ आई मेरी? ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और समझाती हूँ. For example, for the financial year 2019-20, that is assessment year 2020-21. असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है, और फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आपने पैसा कमाया. तो पहले हम पैसा कमाते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं. जिस ईयर में टैक्स पे करते हैं वो क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर. और जिस ईयर में पैसा कमाया जाता है वो ईयर क्या कहलाया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में आपने जो पैसा कमाया उसी पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होना चाहिए, क्योंकि जब आप असेसमेंट ईयर में एंटर कर गए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपको टैक्स पे करना है तो उससे पहले आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि आपने पैसा कमाया और इन्वेस्टमेंट करी. तो इसलिए ही बोल रही हूँ कि जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हैं उससे पहले वाले ईयर में आपको कमाना है और इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो आपको डिडक्शंस मिलेंगी असेसमेंट ईयर में. You need to invest in the specified option under section 80C between 1st April 2019 to 31st March 2020. फाइनेंशियल ईयर 2019-20 स्टार्ट होता है बेटा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. अगर आपको डिडक्शंस लेनी है तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट्स करना है अंडर सेक्शन 80C. जरूरी नहीं है सिर्फ सेक्शन 80C, किसी भी सेक्शन में, क्योंकि हमारा टॉपिक सेक्शन 80C चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ सेक्शन 80C लिखा है. द बेनिफिट फॉर विच विल बी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इन जुलाई 2020. जो बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट का कब? जब आप ITR का फॉर्म फिल करेंगे. और पहला ITR का फॉर्म कब फिल होता है? 2020 से 21. स्टार्ट तो 1 अप्रैल 20 में होता है, बट वो होता कहाँ पे है? बेनिफिट कब मिलता है? जुलाई 2020 में, क्योंकि पहला जो टैक्स पे किया जाता है वो अप्रैल और मई को छोड़ के जुलाई में पे किया, अप्रैल मई और जून को छोड़ के जुलाई में पे किया जाता है. क्वार्टरली टैक्स पे किया जाता है. इट कैन बी मंथली ऑल्सो, बट मोस्टली इट इज प्रेफर्ड कि क्वार्टरली पे किया जाता है टैक्स. बात समझ आई है? ये लाइन का मतलब इस एग्जाम्पल में था
कि असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं, बट उस असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आप पैसा कमाते हैं और उस पैसे पे टैक्स कम देना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो उसी ईयर में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिससे जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आईटीआर फॉर्म में फिल करना पड़ता है कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा डिडक्शन का। किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में, जिस ईयर में आप टैक्स पे करेंगे। क्लियर? ओके। और अब आते हैं हु कैन इन्वेस्ट इन सेक्शन 80C। अगर आप 80C में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डिडक्शन ही तो पाना चाहते हैं। कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब उसको फायदा मिलेगा तभी तो वो इन्वेस्ट करता है। हम बैंक में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही रहा है प्लस इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो फायदा मिल रहा है, इसलिए सेक्शन 80C में वो इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको डिडक्शंस मिलती है। इंडिविजुअल्स and HUF, that is Hindu Undivided Family, can save their taxes by investing in different tax saving option available under section 80C। 80C के अंडर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी टैक्सेस की अमाउंट की सेविंग होगी। बट कौन एलिजिबल है? सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF। किसके लिए? टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बात समझ आई है? बस 80C का टॉपिक ये था। अब इसके बाद हमारे पास आएंगे 80C में अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस किस में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको समझ आ रहा है टॉपिक। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रही, प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा, ठीक है? और कंटिन्यू रहिए और कनेक्टेड रहिए, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आपका कितना टॉपिक क्लियर हो गया है और कितने टॉपिक पे आपको अभी और रिविजन चाहिए। क्लियर? सो थैंक यू।